आज हम सब एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि एनसीसी कैडेट आप सब हैं, इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो जो समसामयिक विषय हैं उन विषयों के बारे में आप समय समय पर जागृत होते रहें, खुद भी। और जब खुद जानकारी होगी आपके पास, तभी आप समाज के बीच में उसको ले जा पाएंगे और एक अच्छा, स्वस्थ और विकसित समाज के निर्माण में आपका कुछ योगदान हो पाएगा। तो आज जो उन्होंने विषय चुना है, क्योंकि अब पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ, प्रधानमंत्री जी क्योंकि खुद भी एक एक्स एनसीसी कैडेट रहे हैं, इसलिए हमेशा से उनका जो विश्वास है वो एनसीसी कैडेट्स पर ज़्यादा है। उनसे उम्मीदें और आशाएं भी ज़्यादा हैं कि आप बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और विकसित भारत की ओर हम सब अग्रसर हैं, ये हम सब जानते हैं। अमृत काल में हम सब चल रहे हैं और विकसित भारत के लिए जो पंच प्रण की भी वो बात करते हैं, उसमें स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसमें से भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है महिलाओं के स्वास्थ्य का, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला जो है वो भविष्य की पीढ़ी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य में भी दो मुद्दे खास तौर से हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियों के कारण भी हम कह सकते हैं, कहीं पर कुछ अनदेखी हो जाती है या कहीं ना कहीं संकोच। तो आप जैसा देख सकते हैं कि टॉपिक भी आज क्या रखा गया है, पढ़ेंगे सब एक साथ, पिंक टुगेदर स्ट्रॉन्ग फॉरएवर, और दूसरा क्या है, ब्रेकिंग द साइलेंस, कि शांत रह करके, चुप रह करके, चीजों को बिना जाने अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत ना रहना, ये एक अच्छा काम नहीं है महिलाओं, एक बालिका के पार्ट पे। इसलिए आप सबको इसके लिए जागरूक होना आवश्यक है। तो आज का ये जो विशेष विषय रखा गया है, इसमें सबसे पहले मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों से और मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और केवल विशेषज्ञ आके आपको कुछ बता जाएं और आप केवल, क्योंकि उस समय आप कुछ सुनने के स्थिति में होते हैं, कहीं आपका दिमाग कहीं और भी चला जाता है, तो आप खुद चीजों को गूगल से कनेक्ट करके लाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि गूगल पे आजकल सर्च करो तो चीजें मिलती हैं और ऑथेंटिक सोर्स से अगर आप ढूंढें तो सही भी मिलती हैं। तो कम से कम बेसिक जानकारी आप लेकर के आए। तो आप ही लोगों को इसलिए मौका दिया गया, आप ही के बीच में से आपके साथी इन दोनों विषयों पर कुछ ना कुछ जानकारी एकत्रित करके लाए और पीपीटी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ कुछ बच्चों ने पोस्टर और स्लोगन भी बनाए हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने इन दोनों विषयों को जाहिर करने का प्रयास किया है कि किस तरह से महिलाओं का स्वास्थ्य उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना महत्वपूर्ण है और हम सबको उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो मैं प्राचार्य जी की अनुमति से इस कार्यक्रम को आरंभ करवाती हूँ। बच्चों का प्रेजेंटेशन पहले होगा, तो पहले मैं तनु और अंजलि को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने प्रेजेंटेशन के लिए। Jai Hind everyone. I, Senior Under Officer Tanu Saraswat and Under Officer Anjali Rai are going to give a presentation on women's health with a special reference to breast cancer, that is nurturing the nurturer of the human life. सबसे पहला सवाल, महिलाओं का स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब एक महिला स्वस्थ होती है तब वह प्रसन्न रहती है, वह अपने काम को सक्रिय, सहनशील, समझदार तथा योग महसूस करती है। उसमें इतनी शक्ति व बल होता है कि वह अपने दैनिक कार्य कर सके तथा अपने परिवार व समाज में निर्धारित अपनी अनेक भूमिकाओं को निभा सके, दूसरों के साथ संतोषदायक संबंध बना सके। अब महिलाओं में होने वाली बीमारियां, महिलाओं के जीवन से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे माहवारी, एनीमिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ब्रेस्ट कैंसर जैसे अनेक बीमारियां, जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। यहाँ तक कि महिलाएं खुद से जुड़ी इन बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, जो उनके लिए बाद में हानिकारक साबित हो सकती हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियों के बारे में, जिनके लिए सभी में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। Breast cancer, pinned together, stronger forever.
ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के स्तनों के अंदर विकसित होने वाला एक तरह का कैंसर है। आमतौर पर यह रोग महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन वर्तमान में यह पुरुषों को भी प्रभावित कर सकता है। ज्यादातर इन मामलों में एक से अधिक गांठ का निर्माण होता है। इन गांठों को स्तनों के अंदर आसानी से महसूस किया जा सकता है। यह गांठ स्तन के ऊपरी या निचले भाग में होती है। Now, I would like to elaborate some risk factors that cause or may make you prone to the breast cancer. These are as follows: alcohol or smoke. Alcohol intaking or smoking can increase the levels of estrogen and other hormones, which ultimately leads to the breast cancer. हार्मोन शरीर में बनने वाले एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जो रक्त के माध्यम से हमारे अंगों तक पहुंचते हैं और साथ ही ये शरीर की कई प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। Obesity. Women who gain weight in their adulthood have an increased risk for breast cancer before and after the menopausal period. A meta-analysis that combined the result from 16 studies have found that for every 5 kg gain in the weight, the risk of the breast cancer increases by 7%. एज 40 से 50 वर्ष की महिलाओं में 69 में से एक महिला को स्तन कैंसर होने का खतरा पाया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ ही स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता ही जाता है। Genetics. The characters that we inherit from our parents is called as genetics. About 5 to 10% of the cases of breast cancer are thought to be passed on from a parent to the offspring. डायबिटीज और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्टडी में ये बात सामने आई है कि करीब 10 से 20% लोगों को ब्रेस्ट कैंसर एक साथ हो सकता है। एक स्टडी NCBI की रिपोर्ट की माने तो करीब 38,000 महिलाओं पर स्टडी हुई, जिसमें ये पाया गया कि 15% लोगों को डायबिटीज के साथ ब्रेस्ट कैंसर भी है। Pregnancy. Breast cancer occurs about once in every 3,000 pregnancy. It occurs most often in women of age group 32 to 38 years. रेडिएशन एक अलग कैंसर के साथ कीमोथेरेपी से गुजरना भविष्य में स्तन कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है। Signs of breast cancer. Change in the size or the shape of the breast. It could be either in the one breast or both of the breast. Unusual discharge from the nipples. Constant pain in the armpit or in one part of the breast. Crushed, flaky or puckering skin at the area around the nipples. And change in the color of the breast. They may look red or inflamed. Are few signs which indicate the disease, which is breast cancer. Now, I would like to say that each disease and every issue has its own myths, but facts should not be hidden. These are: a lump in breast for 80% of time do not represent a cancer. Instead, these are caused by benign or non-cancerous cells. Only women with family history of breast cancer are at risk of breast cancer. No, that is not the case. Many women have been diagnosed and the ratio is about 70%, and they were diagnosed with the unidentifiable risk factors. Men cannot get breast cancer, this is the myth. Whereas each year it is estimated that approximately 1,700 men are diagnosed with the breast cancer. And many more myths that are needed to be broken. Moving forward to the statistics showing the percentage of the women prone with the breast cancer in India. With being the most common type of cancer, in women, breast cancer accounts for 14% of the cancer in women of India. It is reported that with every 4 minutes, an Indian woman is diagnosed with breast cancer. In latest study reports, India's highest cancer rate is listed in the state of Kerala. Other states with high cancer rates in India include Mizoram, Haryana, Delhi and Karnataka. What are the preventions? Breastfeed, don't smoke, limit your hormone medication,
limit exposure to pollution, limit your alcohol consumption, go for a mammogram, watch for the changes to your breast, eat healthy food, keep your weight down, exercise regularly. We have always heard that precaution is better than the cure. So we have to take the precaution in order to neglect the cure. महिलाओं के स्वास्थ्य का जिम्मा हमें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य और दायित्व है कि एक महिला ही एक समाज को सुचारू रूप से चलाने की सामर्थ्य रखती है। धन्यवाद। जय हिंद। Jen, I, Under Officer Dipanshu Nigam and Corporal Priyanka Yadav are here presenting our PPT on menstrual health and hygiene. महावरी महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त एवं अंदरूनी हिस्से से होने वाले स्राव को माहवारी कहते हैं। Menstrual cycle phases. The menstrual cycle has 4 phases: menstruation, the follicular phase, ovulation, and the luteal phase. Menstruation. जब हम menstruation phase में होते हैं, तब हमारी यूट्रस लाइनिंग शेड होती है एंड वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। The follicular phase. Follicular phase हमारे पीरियड्स के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और 13 से 14 दिन तक रहता है। Ovulation. ओव्यूलेशन वो स्टेज है जब हमारी ओवरी मैच्योर एग रिलीज करती है एंड वो फैलोपियन ट्यूब से होके यूट्रस में जाता है। द ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद ओवरी के सेल्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो यूट्रस लाइनिंग में खून के बहाव को बढ़ाता है। फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस लाइनिंग के साथ जुड़ जाता है और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस लाइनिंग शेड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। During period, blood and tissues flow from the uterus through the cervix and out of the body through the vagina. Menstrual blood can be brown, pink or red, and it may be clumpy. Most people lose about 1 to 6 tablespoons, that is 70 to 80 of blood and tissue during each period, which lasts about 5 to 7 days. मेंस्ट्रुअल हेल्थ। अच्छा माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवहार रोग संक्रमण को रोक सकता है, दुर्गंध को कम कर सकता है और आपको माहवारी के दौरान आरामदायक रहने में मदद कर सकता है। आप अपनी अवधि के दौरान रक्त को अवशोषित करने या एकत्र करने के लिए कई प्रकार के माहवारी उत्पादों का चयन कर सकते हैं, जिनमें सैनिटरी पैड, टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल डिस्क और पीरियड अंडरवियर शामिल है। Here are some of the things that you should keep in mind while using menstrual products. शौचालय का उपयोग करने से पहले और बाद में और माहवारी उत्पाद का उपयोग करने से पहले अपने हाथ धोएं। उपयोग किए गए डिस्पोजेबल माहवारी उत्पादों को ठीक से त्यागें। उन्हें टॉयलेट पेपर या टिश्यू में लपेटें और फिर कूड़ेदान में डालें। माहवारी संबंधी उत्पादों को शौचालय में ना बहाएं। सैनिटरी पैड को हर कुछ घंटे में बदलें, जहां प्रवाह कितना भी हल्का क्यों ना हो। यदि आपकी अवधि भारी है तो उन्हें अधिक बार बदलें। टैम्पोन हर 4 से 8 घंटे में टैम्पोन बदलें। एक ही टैम्पोन को एक बार में 8 घंटे से अधिक ना पहने। मेंस्ट्रुअल कप उपयोग के बाद हर दिन कप साफ करें। आपकी माहवारी समाप्त होने के बाद मेंस्ट्रुअल कपों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें और फिर उन्हें 1 से 2 मिनट के लिए उबलते पानी में रखें। पीरियड अंडरवियर अधिकांश पुनः प्रयोज्य पीरियड अंडरवियर मशीन से धोने योग्य होते हैं। सफाई के सर्वोत्तम तरीके पर उत्पादों निर्देशों का पालन करें।
During menstruation, one may feel all or of the some following effect: abdominal or pelvic cramping pain, lower back pain, headache, fatigue, mood swings or irritability, bloating and sore breasts. Menstrual hygiene. Menstrual hygiene is a key in promoting good health. These hygiene practices can help you stay healthy and comfortable during your period. हल्के कपड़े पहने। तंग कपड़े नमी और गर्मी को फंसा सकते हैं, जिससे कीटाणु पनप सकते हैं। अपने माहवारी उत्पादों को नियमित रूप से बदलें। फंसी हुई नमी बैक्टीरिया और कवक के लिए प्रजनन भूमि प्रदान करती है। बहुत लंबे समय तक पैड या पीरियड अंडरवियर पहनने से दाने या संक्रमण हो सकता है। अपने जननांग क्षेत्र को साफ रखें। अपनी योनि के बाहरी हिस्से और निचले हिस्से को हर दिन धोएं। जब आप बाथरूम जाएं तो अपने शरीर के आगे से पीछे की ओर पोंछें, दूसरी तरफ नहीं। अपनी योनि को धोने के लिए केवल पानी का उपयोग करें। योनि एक स्वसफाई अंग है। योनि को धोने या साफ करने के लिए रसायनों का उपयोग करके अपनी योनि के प्राकृतिक पीएच संतुलन को बदलना हानिकारक हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप यीस्ट रोग हो सकता है। बिना सुगंध वाले टॉयलेट पेपर, टैम्पून या पैड का उपयोग करें। सुगंधित स्वच्छता उत्पाद त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और आपके प्राकृतिक पीएच संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं। ये आपके बॉडी को साफ रखने और संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। थैंक यू। आपके अपने ही साथियों ने आपके बीच में दो महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। गूगल से ही इन्होंने कलेक्ट की, लेकिन एटलीस्ट आप सबके सामने ये चीजें आई कि आप क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी से संबंधित ये विषय है, जिससे जो आपको प्रभावित करता ही करता है। इन सब से आपको जूझना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप स्वयं स्वस्थ होंगे तो स्वाभाविक रूप से एक समाज और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसको केवल रस्मी तौर पे आपको मालूम है कि एनसीसी जब भी कोई कार्यक्रम गतिविधि करता है तो उसके पीछे वजह यही होती है कि आप अपने जीवन में उसको कहीं ना कहीं बदलाव लाने के लिए लागू भी करें। यहाँ केवल सुन के ना चले जाएं। अगली कक्षा जब भी हम लेंगे तो उसमें आपसे आज जो भी यहाँ पर इन्होंने बताया वो उस संबंध में प्रश्न भी पूछेंगे। अब मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर मृंदा उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो क्योंकि हमेशा आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहती हैं और आप लोगों को उसके लिए उत्साहित करती हैं कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें, वो आपको आशीर्वाद देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोग ने आज ये आयोजन किया है, जिसमें कि 2 पीपीटी के माध्यम से करीब 4 छात्राओं ने अपना बात रखने का प्रयास किया, जिसमें एक ब्रेस्ट कैंसर पे और दूसरा मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित था। ये बात सही है कि महिलाएं क्योंकि एक परिवार की और एक समाज की धुरी होती हैं, तो उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हर तरह से स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको कार्यकुशल बनने के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत आवश्यक है। जेनेटिक चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, पर जो इन्फेक्शंस वगैरह हैं जिनसे हम बच सकते हैं और जो बीमारियां योग के माध्यम से प्रिकॉशन सही समय पे इलाज के माध्यम से ठीक हो सकती हैं, उनके बारे में कम से कम हमें जागरूकता होनी चाहिए। और आप लोग जैसा कि बताया गया कि गूगल पे भी और बहुत सारी पुस्तकें भी होती हैं, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी बुक्स होंगी, आपके टीचर्स को भी ज़्यादा जानकारी होगी, तो आप उनसे भी अपने समय समय पर राय ले सकती हैं। बाकी कॉलेज में भी समय समय पर कोई ना कोई एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। जो बच्चे एनएसएस एनसीसी से जुड़े हैं, कुछ डॉक्टर्स से उनका इंटरेक्शन कभी ना कभी हुआ ही होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें। हाँ, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को भी मुझे लगता है कि लेना चाहिए, एक टॉपिक वो भी होना चाहिए
किसी कभी और करिएगा, कि मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे महिलाएं बहुत स्ट्रेस में काम कर रही होती हैं, क्योंकि उनको घर में भी, क्योंकि संघर्ष ही होता है, मतलब कहते हैं ना कि नारी जब से पैदा होती है तब से लेकर उसके पूरे जीवन में संघर्ष ही होता है। बहुत ही कम 2-5% प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं जिनको सारी चीज़ें ठीक मिल सकती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनको विभेद का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि प्रजनन शक्ति हम ही में है, मतलब महिलाओं में ही है, तो हम उसके बारे में ना बोल के, ब्रेकिंग द साइलेंस लिखा हुआ है, तो चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो या जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम ना बोल के समस्या को और बड़ा करते हैं। हम आपस में एक दूसरे से, अपनी एज के लोगों से जब डिस्कस करते हैं तो सबके मन में कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ होती हैं और हमें गलत चीज़ें ही पता चल सकती हैं। तो हमारे अपने से बड़े लोगों से, अपने शिक्षकों से, अपने माँ बाप, मतलब लड़कियाँ तो माँ से ही डिस्कस करेंगी, और समय समय पर इसीलिए कॉलेजेस में तरह तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं कि आप इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक हों, अपने आप को स्वस्थ रखें। और जब आप, क्योंकि जब आप माँ बनेंगी तो आप स्वस्थ रहेंगी, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। आप आज स्टूडेंट हैं, पर कल को आपको अगर आप फैमिली प्लान, मतलब शादी करते हो, तो फैमिली तो आपकी होगी ही। और खाली समस्या बच्चा पैदा करना ही नहीं है, स्वस्थ बच्चा, इनफर्टिलिटी भी आज के जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा इशू है। तो नेचुरल सी बात है, जब भी कोई वर्कशॉप, सिम्पोजियम होता है तो वो कुछ टॉपिक्स को ही कवर करता है। बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिस पर भी डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से बैरियर है किसी जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, खासतौर पर मानसिक तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज की डेट में आप स्टूडेंट हैं तो आपको माँ बनने का महत्व उतना समझ में नहीं आता है, पर जब आपकी शादी हो जाती है तो वो भी एक अभिन्न अंग है, माँ बनना भी, क्योंकि सृष्टि का चलन ही अगर सब लोग सोच लेंगे कि हमें माँ नहीं बनना है तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी जिम्मेदारियों में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि 9 महीने पेट में रहता है बच्चा, और फिर डिलीवरी होती है और वो हम एक नए जीव को जन्म देते हैं जो इस धरती पर आता है। वो एक ईश्वर की सुंदर कृति होती है, जो कि हमें उससे अटैच्ड फील करते हैं कि वो हमारा अंश है। तो ये सारी जिम्मेदारियां आपको अच्छे से निभानी है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे के 2, 4, 5 साल में आपकी शादी ब्याह होगा ही, तो उसमें कहीं आप अपने आप को ना इग्नोर कर जाएं। तो ये चाहे ब्रेस्ट कैंसर का इशू जो आज कवर किया गया है, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, और बाकी छात्राओं ने पोस्टर्स बनाए हैं, तो ये सारी डिस्कशंस इसीलिए होते हैं। तो मैं, क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट की तो हम बात करते हैं, पर विमेन सेंसिटाइजेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब अलग अलग मुद्दों पर हमें सेंसिटिविटी महिलाओं के बीच रेस करनी है। कभी हम चाहेंगे कि आपके किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर मानसिक स्वास्थ्य पर भी डिस्कशन हो, क्योंकि महिलाएं जहाँ भी नौकरी कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं या घर में हैं, तो उनको तरह तरह की डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना ही पड़ता है, और वो डिस्क्रिमिनेशंस उनको अंदर से तोड़ते हैं। और वैसे भी महिलाएं अपनी जगह समाज में बना रही हैं, तो वो बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस ये रोल प्ले करती हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। तो जब धारा के विपरीत आप बढ़ रहे हो, बह रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। उस संघर्ष में नेचुरली तनाव थोड़ा बहुत होता ही है, और वो तनाव इतना बढ़ ना जाए कि वो हमारे लिए बीमारी का कारण बने। तो उस चीज़ पर हमको कंट्रोल करना है। कभी किसी और दिन इस मुद्दे पे भी बात होगी। आज आपके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर जो मेजर टॉपिक्स लिए गए हैं, उनको आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। छात्राओं की कोशिश थी, उन्होंने उसको उतना डिटेल में नहीं बताया, पर सब कुछ उपलब्ध है, चाहे बुक्स के माध्यम से, चाहे पीपीटी, मतलब आपको गूगल पे भी, जैसा मैम कह रही थी कि जो है बहुत सारी चीज़ें गलत भी नहीं है और सारी चीज़ें सही भी नहीं। तो आपको ये देखना है कौन सी सिक्योर्ड साइट्स हैं। बहुत सारे आप जो स्टूडेंट हैं
तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी उपलब्ध होते हैं। जब रिसर्च पेपर्स आप पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑथेंटिक 90% के अबव ऑथेंटिक ही चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसी के साथ आपके मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोढ़ी जी, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे बच्चों को, खुद काम करना आसान होता है पर करवाना मुश्किल होता है, आपने सारे बच्चों को संगठित करके इतना अच्छा वर्कशॉप कराई, आपको बहुत बहुत बधाई। और सारे बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो सुन रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो खुद भी जागरूक रहें और समाज में भी लोगों को जागरूक करें। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने व्यस्त समय में से इन छात्राओं के लिए हमेशा ही समय निकाला है एनसीसी विंग के लिए, तो एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। जैसा कि मैम ने कहा, बात बिल्कुल सही है कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और इसमें से ज्यादातर छात्राओं ने जो साइकोलॉजी की तरफ से हुआ था मेंटल वेलनेस पे, उसमें भी प्रतिभाग किया था। तो फिर से हम लोग, जैसा उन्होंने कहा, हम लोग फिर किसी दिन मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी जरूर एक आप ही लोगों के बीच में से लाएंगे, एक्सपर्ट को भी लाएंगे, और साथ ही साथ आपको मौका देने का मकसद बस यही होता है कि एक तो आपका स्टेज फियर भी खत्म होता है, कम होता है, और कहीं ना कहीं आप विषय की जानकारी एकत्रित, जब आपको प्रेजेंट करना है तो आप विषय के लिए थोड़ा सीरियस होके, सिंसियर होके उसको एकत्रित करते हैं, तो थोड़ी जानकारी में बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों का अच्छा प्रयास था। तो आप लोग, जैसा मैम ने भी कहा कि आप इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। और अब ग्रुप फोटो हम लोग बाद में करेंगे, पहले एनसीसी सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब भारतीय हैं।
कर रही है, तो